हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था सीटेट का 20 दिसंबर का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें से 30 मार्क्स की जो सीडीपी है स्टार्टिंग में पहले उसको हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पे मैं वही वाला पेपर सॉल्व करा रही हूँ जिसका जो है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक, लैंग्वेज वाला इश्यू आपको नहीं होना चाहिए। आप लैंग्वेज से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए, तो आज हम लोग सिर्फ सीडीपी वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। आप यहाँ डेट देख लीजिएगा, 20 दिसंबर का है। लास्ट ईयर जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसी का है ये। चलिए, मैं जो है क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में रीड करूँगी, आपको उतने टाइम में अपना आंसर सोच के रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, डेवलपमेंट अकर्स अलोंग ए सिंगल कोर्स एंड इज़ नॉट यूनिडायमेंशनल। या ऑप्शन नंबर 2, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। या ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर। या ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, डेवलपमेंट अगर इन सोशियो कल्चर कंटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बताना है कि कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये हमारा गलत है। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये यूनी डायमेंशनल नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो हमारे 3 ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं कि डेवलपमेंट जो होता है फ्रॉम टॉप डाउन एंड फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ होता है और सेंटर से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट हमारा नेचर और नर्चर दोनों से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे दिया हुआ है। और डेवलपमेंट अगर इन सोशियो कल्चर कंटेस्ट, तो ये भी हमारा होता है। हमारे जो लेव वाइगोर्स्की जी हैं उनका थ्योरी भी यही कहता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य वाला सिद्धांत जो है वो वाइगोर्स्की जी का ही है। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्कशन ज़्यादा नहीं करते हैं, वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जहाँ ज़रूरत रहेगा मैं सिर्फ वही डिस्कस करूँगी। बाकी जो सिंपल्स क्वेश्चन है सिंपल, उनको जो है मैं बस मार्क कर दूँगी। ठीक, चलिए, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ, तो शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मोटर डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 2 लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 3 कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर 4 मोरल डेवलपमेंट। ठीक, तो पहला है गामक विकास, दूसरा है भाषा विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, चौथा है नैतिक विकास। तो हमारा जो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है वो हमारा जो है मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अभी हमने ऊपर बात किया था ऑप्शन में एक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। गामक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट के लिए है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज ए सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो भाषा विकास के संबंध में हमारी जो संवेदनशील अवस्था है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। प्रीनेटल पीरियड, जन्म से पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, या मिडल चाइल्डहुड यानी मध्य बचपन, या एडोलेसेंस मतलब युवा अवस्था। ठीक है, तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था हमारी जो है वो अर्ली चाइल्डहुड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। प्रारंभिक अवस्था जो होता है ये हमारी सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। यहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट एक पॉइंट लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश अकर विथ इन द फैमिली व्हेन चिल्ड्रन first learn their individual identity, acquire language and develop initial cognitive skills। ठीक,
परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? तो बच्चे स्टार्टिंग में जब भाषा सीखते हैं और लोगों को पहचानना शुरू करते हैं तो वो उनमें जो होती है वो कौन सी सोशलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, ये क्वेश्चन में बताना है। प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है यानी प्रारंभिक समाजीकरण होता है, या द्वितीय समाजीकरण होता है, या लेटेंट सोशलाइजेशन होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, सक्रिय जो है सोशलाइजेशन होता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो हमारी जो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है। ठीक, बच्चा जब भाषा सीखना शुरू कर देता है और मतलब सबको पहचानना शुरू कर देता है तो वहाँ पे वो प्रारंभिक सोशलाइजेशन यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन में है, जहाँ पे उसके फैमिली और उसके आस पड़ोस के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ प्रारंभिक है और यहाँ पे इंग्लिश में अगर बात करें तो ये हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगर किसी को इसकी PDF की ज़रूरत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं उसको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, बाकी आजकल बच्चे तो काफ़ी स्मार्ट हैं, सब अपना अपना लिंक ढूंढ ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कॉलबर्ग, एट विच लेवल इज मॉरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस क्षण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो ये होता है हमारे कन्वेक्शनल स्टेज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है कि कोहलबर्ग के अनुसार जो है वो नैतिक चिंतन जो होता है शुरुआती में कन्वेक्शनल स्टेज पर जो है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर यानी कि पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी पर डिपेंड करती है, उस पर आधारित रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको थ्योरीज का इनका थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि किस स्टेज में हमको क्या देखने को मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम ए पियाजे पर्सपेक्टिव द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एकोमोडेशन समायोजन, या ऑप्शन नंबर 2 सोशलाइजेशन, या ऑप्शन नंबर 3 एसिमुलेशन यानी आत्मसातकरण, या ऑप्शन नंबर 4 संगठन। ठीक है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास अगर कोई नॉलेज है और उसमें नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है तो उसको एसिमुलेट करना बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पियाजे इसको हम लोग आत्मसातकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस में और आंसर को मार्क कर दे रही हूँ, आप लोग को मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। बाइलिंगुअल में रीड करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। Meena has begun to use words and started understanding that words represent object. She is also beginning to reason logically, though she cannot perform conservation. According to Jean Piaget, which stage of cognitive development is Meena in? ठीक है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। यह समझने लगी है कि शब्द जो है वो वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण का क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तो वो पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं 4 इन्होंने दिए हैं, SPCF मतलब सेंसरी मोटर स्किल, और ये जो चारों इन्होंने दिया हुआ है प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट और फॉर्मल, तो इनमें से कौन सी स्टेज पर मीना अभी इस वक्त है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 है कि वो चीज़ों को अरेंज नहीं कर पा रही है, तो वो जो है वो प्री कन्वेक्शनल स्टेज में है, सॉरी कन्वेक्शनल नहीं ऑपरेशनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। वो स्टार्टिंग स्टेज में ही है जो कि होता है हमारा 2 से 7 वर्ष की अवस्था। वेट ए सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पेपर आप तभी सॉल्व करिएगा जब सारा आप कंटेंट पढ़ लीजिएगा। मैं एक आइडिया के
लिए आपको जो है सारा पेपर करा रही हूँ। अगर आप कभी पढ़े नहीं हैं CDP या तो अच्छे से नहीं पढ़े हैं BTC B.Ed में, और अगर आप डायरेक्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको डीमोटिवेशन बहुत होगा और आप काफ़ी जो है मतलब डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो इसीलिए पहले आप थ्योरी पढ़िएगा सारा चीज़ से। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, प्याजे के कितने स्टेजेस है डेवलपमेंट के, ये सब, तभी आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। द कंसेप्ट ऑफ ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाई जेरोम ब्रूनर या डेविड असुबेल या रॉबर्ट M. गैगने या लेव वाइगोट्स्की। तो ZPD का जो कंसेप्ट था वो नेम शायद ZPD का ब्रूनर ने दिया था आई थिंक, लेकिन जो कंसेप्ट है वो वाइगोट्स्की जी ने दिया था। ठीक है, संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हमारा वाइगोट्स्की की तरफ ही जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए राइट आंसर है, वाइगोट्स्की जी का राय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच स्टेटमेंट करेक्टली ले आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ले वाइगोट्स्की थ्योरी। एक ही पेपर में वाइगोट्स्की जी से कितना क्वेश्चन पूछा गया है? मेरे ख्याल से तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो इसी में से आया है। तो ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर कवर करिएगा। ठीक, चलिए। तो फर्स्ट है हमारा, लर्निंग इज़ ए अनकॉन्शियस प्रोसेस, लर्निंग इज़ ए सोशल एक्टिविटी, लर्निंग इज़ जेनेटिक प्रोग्राम, लर्निंग इज़ ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर्स इन 4 स्टेजेस। ठीक है, कौन सा कथन लेव वाइगोट्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, या अधिगम एक आक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। तो वाइगोट्स्की जी की जो थ्योरी है वो सामाजिक क्रिया से रिलेटेड है, सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में है। तो इसके लिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और जो है यहाँ पे लर्निंग इज़ ए सोशल एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इज। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? ठीक है, शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। इसमें से कौन सा ऑप्शन? ठीक है, चलिए अब रीड करते हैं। रेगुलर इंडिविजुअल कंपटीशन, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, यूज़ ऑफ वर्बल पनिशमेंट, या यूनिफॉर्म रिगिडिटी स्ट्रक्चर करिकुलम, या ऑप्शन नंबर 4 फोकसिंग ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन ओनली असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है जो कि व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? ठीक है, शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसके लिए 4 राइट आंसर हो जाएगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग को आप फोकस करना है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बजाय। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ इसके लिए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी मैं क्वेश्चन आंसर माफ कर दे रही हूँ। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट थ्योरी एडवोकेट दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रेसीड सिम्बॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास की पूर्वगामी है? ठीक, चलिए तो यहाँ पे बताना है किसका सिद्धांत जो है इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट या प्रोसीड करता है सिम्बॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, या ऑप्शन नंबर 2 हमारा है वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत,
या बेंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, कौन इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है इस बात का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके लिए हमारा राइट आंसर है। ठीक, आपको सारे लोग की थ्योरी पढ़नी है, सिर्फ पियाजे वाइगोट्स की इन्हीं सबसे क्वेश्चन घुमा फिरा के बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following is not an effective practice adopted by a teacher in the classroom to address gender stereotype? ठीक है, जेंडर रूढ़िबद्धता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? नहीं है पूछा है, आप नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, काउंटर जेंडर बायस या मतलब जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बिठाने की व्यवस्था करना। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, डिस्कशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। या यूजेस ऑफ एग्जाम्पल विच शो बॉयज़ एंड गर्ल इन नॉन कन्फॉर्मिस्ट रोल, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिका में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन ठीक हैं, बजाय किसके कि लड़के और लड़कियों को जो है वो अलग अलग बिठाया जाए। ये तो जेंडर बायस को बढ़ावा देगी, मतलब रूढ़िबद्धता को और बढ़ावा देने वाला ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम बिल्कुल नकारेंगे, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाए, क्योंकि नहीं पूछा है इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। बाकी सारे ऑप्शन ठीक हैं। ये जो है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बिठाने की व्यवस्था करना, ये अध्यापक द्वारा जो है उचित विधि नहीं है जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है रोकने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसको मैं ऐसे रफली पढ़ दे रही हूँ। एक लड़की पारो है जो अपने पापा के बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है और टुकड़े के ब्लॉक्स को जो है वो काउंटिंग करने को जानती है, लेकिन उसने हाल ही में जो है EWS स्कीम के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं उसमें एडमिशन लिया है, जहाँ पर उसको गणित का शैक्षिक अपेक्षाओं यानी जो मेनली गणित में जो हमारे लैंग्वेजेस वाले प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व नहीं कर पाती है वो। तो इस स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। टीचर को क्या करना चाहिए उस ऑप्शन में, उस सिचुएशन में? टेल पारो दैट शी डज़ नॉट हैव द एबिलिटी टू स्टडी, पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। तो एक टीचर होने के नाते आप किसी भी बच्चों के साथ ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है गिव टेस्ट एंड इनकरेज रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, पारो को परीक्षाएं देने चाहिए और दोहराव व बोधन का बढ़ावा देना चाहिए। तो हमसे यहाँ पे टीचर का रोल पूछा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, context the curriculum and the study material for Paro integrating her mathematical experience gained outside the school, जो उसने बाहर सीखा हुआ मैथ है, जो उसने सीखा है अपने मतलब पापा के साथ रह के, उसको जो है अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना और उसको जो है प्रासंगिक बनाना चाहिए, जिससे जो है उसको एडॉप्ट करने में थोड़ा इजी हो सके, है ना, समावेशन के लिए उसको ईजिली जो है वो एडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, पाठ्यक्रम और अध्यापन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणित अनुभव का समावेशन करना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो सहज महसूस कर सके। ठीक है, जब उसकी भी बात को जो है क्लासरूम में रखा जाएगा और उसके अनुभव का समावेशन किया जाएगा तो बच्चा पहली बार तो मोटिवेट होगा और उसके अंदर मतलब इनकरेजमेंट आएगी हर चीज़ को समझने की, और जो है उसको भी वहाँ पे रिलैक्स और अच्छा महसूस होगा क्लासरूम में। तो टीचर का रोल यही है कि पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को जो है वो प्रासंगिक बनाना और जो बाहर सीख के आई हुई है वो उसका समावेशन करना। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंसिटिविटी टू द साउंड, राइम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड कैरेक्टराइज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कि ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? तो इंटरपर्सनल है यानी अंतर्वैयक्तिक हैं,
अंतःवैयक्तिक हैं या इंट्रापर्सनल है यानी अंतर्वैयक्तिक हैं, या लिंग्विस्टिक है यानी भाषिक हैं, या ऑप्शन नंबर 4 स्थानिक है यानी स्पेशियल हैं। ठीक है, तो किस टाइप के इंटेलिजेंस की जो है ये एग्जाम्पल हैं, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना। ठीक है, तो ये हमारा जहाँ ध्वनि, लय और शब्दों, भाषा से रिलेटेड कुछ आएगा तो वो लिंग्विस्टिक में हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है भाषिक बुद्धि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिज्म क्लासरूम विच मेथड ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रीफर्ड। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि उपयुक्त रहेगी? वेट ए सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैविंग वन वर्ड्स आंसर, या ऑप्शन नंबर 3 है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, या ऑप्शन नंबर 4 टेस्ट बेस्ड ऑन मोर रिकॉल। ओके, तो जहाँ पे सोशियो कंस्ट्रक्टिज्म की बात होगी वहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ज़्यादा मतलब असेसमेंट के लिए बेटर मेथड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 1 को राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए, वेट ए सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है द कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट इन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इम्प्लाइज। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एम्प्लॉइंग डिफरेंट टूल। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना। ऑप्शन नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस विद वन अदर थ्रू मार्क्स ग्रेड एंड अदर मीन्स। तो कंपैरिजन करना तो बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कंडक्टिंग फॉर्मल पेपर पेंसिल टेस्ट इन फिक्स्ड इंटरवल थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन। तो पेपर पेंसिल टेस्ट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं करता है। ठीक है, पीरियाडिक टेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन टू गैग देयर एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। तो समय समय पर बच्चों के मतलब उनकी याद करने की शक्ति का, योग्यता का, ये सब का जो है मापन करना चाहिए। तो सतत एवं व्याकरण मूल्यांकन में सतत का ये मतलब होता है कि अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना चाहिए और मूल्यांकन के बाद उनमें जो कमियां रह गई हैं उनको सुधारने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये हमारा बेटर ऑप्शन है इन कंपेरिजन टू ऑल 3 ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 17 है हमारा स्टूडेंट्स वुड बी इनकरेज टू सेट डैश गोल। ठीक है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है मास्टरी ओरिएंटेड, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, या ऑप्शन नंबर 2 फेलियर ओरिएंटेड या असफलता से बचाने वाले लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 3 फेलियर एक्सेप्टिंग, असफलता को स्वीकार करने वाले लक्ष्य, या ऑप्शन नंबर 4 सेल्फ डिफीटिंग यानी आत्म पराजित लक्ष्य। तो शिक्षार्थियों को यानी स्टूडेंट को जो है लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मास्टरी ओरिएंटेड जो है लक्ष्य होते हैं उनको निर्धारित करने के लिए हमेशा इनकरेज करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। समावेशन का कौन सा नियम है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन नंबर 2 है स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर 3 है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या सेग्रेशन एंड लेबलिंग। तो कुछ कीवर्ड है आपको ध्यान रखना है इंक्लूजन से रिलेटेड। ठीक, जहाँ पे सेग्रेशन की बात करेगी, डिस्क्रिमिनेशन का बात करेगा, एक स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन का बात करेगा, वहाँ पे इंक्लूजन का प्रिंसिपल बिल्कुल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, हमको जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करके चलना है। बच्चा हमारे पास आ रहा है, उसका
कई तरह के बैकग्राउंड से वो आता है, कई तरह की भाषा सीख के आता है, कई तरह से वो रहता है, तो सारी चीज़ों को हमको एक्सेप्ट करना है। तो इसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना ही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन के अंडर में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसके लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए चाइल्ड हु हैज़ पार्शियल विजन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, उसे क्या करना चाहिए? शुड बी इनकरेज टू ऑप्ट फ्रॉम होम बेस्ड एजुकेशन, घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नीड टू बी इन सेपरेट इंस्टीट्यूट, उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल देख ही नहीं सकता है, देख सकता है, पार्शियली देख सकता है, तो हमको क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। शुड बिकम ए पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल विथ इंक्लूसिव प्रोविजन, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 4 है। शुड बी इन ए रेगुलर स्कूल विथ नो स्पेशल प्रोविज़न टू इनकरेजिंग कॉपिंग बिहेवियर। ठीक है, तो एक बच्चा जो है आंशिक रूप से देख सकता है, तो जहाँ पे इंक्लूसिव प्रोविज़न का नियम लागू होता है जिस स्कूल में, उस स्कूल में हमको उस बच्चे को भेजना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो कमियां हैं, जैसे वो पार्शियली देख सकता है, तो उसके लिए उसी टाइप का अरेंजमेंट किया गया है। इंक्लूसिव मतलब स्कूलें जो होती हैं या प्रोविज़न जो होती हैं, उनमें इस बात का बहुत ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले स्कूलों में उसे जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन इज़ है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन ए क्लासरूम, कौन सा जो प्रैक्टिस है, मतलब अभ्यास है, वो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को क्लासरूम में सपोर्ट करता है? ऑप्शन नंबर 1 है एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर, कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारेगा, या इम्फेसिस ऑन ब्रेन स्ट्रॉमिंग, इम्फेसिस ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग, टॉलरेंस टू डिसेंट। ठीक है, विचार मंथन पर बल देगा, अभिसारी चिंतन पर बल देगा, या असहमति के प्रति सहनशीलता रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 जहाँ पे होगा, जिसे कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारेगा, सॉरी 1 मिनट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन द क्लासरूम, तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर, बिल्कुल। इम्फेसिस ऑन ब्रेन स्ट्रॉमिंग, बिल्कुल। इम्फेसिस ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग, बिल्कुल, ये कन्वर्जेंट नहीं, हाँ क्रिएटिविटी वहाँ होगी जहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, उसको वो एक ही चीज़ दिशा में सोचेगा तो क्रिएटिव क्या कर पाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। टॉलरेंट टू डिसेंट, ये तो बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हम डिस्कस कर लिए, इसके लिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। ये हिंदी वाला सेशन है। ठीक है, चलिए 21 की तरफ चलते हैं। आपको अगर वीडियो मतलब जल्दी देखना है, तो आप इसको अपना स्पीड जो है इसका बढ़ा सकते हैं, 2x पे कर सकते हैं, 1.5x पे कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही हो उस तरह आप देख लीजिए, या फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन से ही देखने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज़ नॉट इन लाइन विद द साइकोलॉजी ऑफ इंक्लूजन टू हेल्प ए चाइल्ड विथ ऑटिज्म इन योर क्लास हु इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विथ ग्रुप एक्टिविटीज़। एक स्वैर चिंतन आत्मविभव वाले छात्र जो आयोजित सत्र के सामूहिक क्रियाकलाप को करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं की सहायता करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? ठीक है, चलिए ऑप्शन 1 है हमारा गिविंग अप्रोप्रिएट विजुअल एंड रिटन मटेरियल टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द वर्क ग्रुप, allow the children to work in a pair in a relaxing atmosphere with less noise, बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, या ऑप्शन नंबर 3 सेंडिंग द चाइल्ड टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल, बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजेंगे, या ऑप्शन नंबर 4 सीकिंग द सपोर्ट ऑफ रेमेडियल टीचर इन रेगुलर क्लास इटसेल्फ, समान कक्षा में
प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है 21 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हमको लग रहा है सही आंसर है। समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है तो सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, ये हमारा सही तरीका नहीं है, सही एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों क्वेश्चन एक बार और पढ़िएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछना इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, नेवर अलाउ करना चाहिए या पनिश करना चाहिए। मतलब प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए, या उन्हें कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए, या उन्हें सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और जो है बहुत पूछा भी जाता है। तो हमेशा इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सर्सन और रीजन से एक क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। स्कूल मस्ट इनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, नर्चर देयर क्यूरियोसिटी, टू डू थिंग्स, टू आस्क क्वेश्चन, टू इंगेज इन डिस्कशन एंड डू ग्रुप वर्क रेदर देन बिल्डिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टेक्सचुअल नॉलेज। मतलब किताबी ज्ञान को बिल्ड करने के बजाय वो क्वेश्चन पूछे और जो है ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व रहे और क्यूरियोसिटी को नर्चर करे, है ना। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर 2 है लर्निंग इज़ एक्टिव एंड सोशल यूनिट कैरेक्टर। तो जो हमारा क्या पहला असर्शन और रीजन जो है वो सेम है। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि लर्निंग एक्टिव है और सोशल यूनिट कैरेक्टर है। क्या ये दोनों बात सही है? ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट, ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन फर्स्ट जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लर्निंग जो होता है वो एक्टिव होता है, इसीलिए बच्चों को जो है साथ में ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए और जितनी भी उसकी क्यूरियोसिटी है उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको नर्चर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव है और सोशल मतलब सामाजिक है अपने कैरेक्टर में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं। विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर, मतलब रटने के स्थान पर उनमें आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होना, प्रश्न पूछने के बाद वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता को विकसित करना चाहिए। ठीक है, क्यों विकसित करना चाहिए? अधिगम का स्वरूप क्रियाशील और सामाजिक है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या करता है ए की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन जो है वो डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक, अगर नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राफिकल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड रिलेशनशिप विथ इन ए पार्टिकुलर टॉपिक आर नोन एज। ठीक है, तो इसको एक कंसेप्ट मैप कहते हैं कि एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय संसाधनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? खंड कहलाता है, यानी चुंक्स कहलाता है, या एडवांस ऑर्गेनाइजेशन यानी अग्रवर्ती आयोजक कहलाता है, या स्मृति सहायक यानी मिनोमिनिक्स कहलाता है, या ऑप्शन नंबर 4 कंसेप्ट मैप्स कहलाता है। तो संकल्पना मानचित्र, इसको कंसेप्ट मैप कहते हैं कि एक आप किसी जो है विशेष विषय में ज्ञान को सुव्यवस्थित कर सकें, अरेंज कर सकें, ठीक है, और उनके बीच में रिलेशन बना सकें। तो ऐसे में एक कंसेप्ट मैप होता है। आप जैसे आप एक टीचर बनने जा रहे हैं या आप किसी टॉपिक को खोजते हैं या उस पर डिस्कस करना चाहेंगे, तो डिस्कस किस बेस पे करेंगे? जब सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे ना, उसके लिए कंसेप्ट मैप तैयार करेंगे ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। अब आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बारे में आपको पता होगा। आंतरिक प्रेरणा वो प्रेरणा है जिसमें जो है
हम लोग मतलब खुद से कुछ कोई चीज़ करने की इच्छा रखते हैं और खुद से कहीं मतलब एक्टिव होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। बाहरी अभिप्रेरणा क्या होता है कि जब हम किसी लालच में करते हैं, कोई रिवॉर्ड की उसमें करते हैं, तो वो जो है वो बाहरी अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको उस एग्जाम्पल को चूज़ करना है जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। रोशनी इज़ वर्किंग हार्ड टू स्कोर वेल इन एग्ज़ाम एज हर पेरेंट है प्रोमिस्ड हर वॉस ऑन गेटिंग अबव 90%। ठीक है, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसके माता पिता उसको 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रही है क्योंकि उसके माता पिता उसे टीवी देखने देंगे, तो ये भी एक्सटर्नल है। ठीक, रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापकों को मतलब उसको खुश करना चाहती है, तो ये भी हमारा जो है वो बाहरी अभिप्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है, तो ये नहीं सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में उसे रुचि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज नॉट इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट कॉप विथ एंग्जाइटी? इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? टीचिंग देम मेथड for effective and meaningful learning, helping them set realistic short-term goal, helping them recognize the source of their anxious feelings, comparing student performance with one another in the classroom। तो कंपेयर करके वो जो है वो एक इफ़ेक्टिव हेल्प नहीं है स्टूडेंट का, जो है किसी भी एनेक्सिटी से अगर वो फेस कर रहा है तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। और वैसे भी कुछ टैग वर्ड मैंने आपको बताया था ना, तो वो कंपेयर वर्ड जहाँ भी होगा वहाँ पे वो नेगेटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तुलना करने वाले ऑप्शन मोस्टली गलत ही होंगे और वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट भी पूछ रहा है, यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये जब हम छात्रों को या किसी भी फैमिली मेम्बर का, आप ही का कोई कंपैरिजन अगर किसी दूसरे के साथ करता है तो वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, खासकर जब आप जो है किसी एंजाइटी को फेस कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है मेरी, तो मुझे बोलने की इतनी आदत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? रचिता जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सेग्रीगेट स्टूडेंट हु मेक मोर एरर इन कंपैरिजन टू अदर, अधिक त्रुटि वाले छात्रों को कम त्रुटि वाले छात्रों से अलग करना, इसका उद्देश्य ये है। तो अगर वो किसी चीज़ गलतियों को एनालाइज कर रही है तो वो इसलिए तो बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। गिव मोर क्वेश्चन टू देम एज ए पनिशमेंट, तो पनिशमेंट वाला जो है ये जो है टैग वर्ड है, आप ध्यान रखिएगा, ये सब ऑप्शन से आप लोग दूर रहिएगा। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट द एरर बाय गिविंग देम मोर प्रैक्टिस, जो है त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द एरर सिंस दे आर विंडो टू चिल्ड्रंस थिंकिंग। ठीक है, त्रुटियों का समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। अगर एक टीचर अच्छा टीचर है, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उस गलती का जो होता है मेन बेस ढूंढने की कोशिश करता है कि बच्चा वो गलती क्यों करता है, ताकि वो उसको समझ सके और उसको जो है उसको समझाने में हेल्प मिलेगी। जब हम कोई गलती किसी की जान पाएंगे तभी उसको ना समझा पाएंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि त्रुटियों को वो एनालाइज इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसको समझना चाहती है कि बच्चे ये त्रुटि कर ही क्यों रहे हैं, उनको समझने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आज का हमारा नहीं, इसके बाद भी 2 क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसिस ऑन, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है, वो भी 2020 वाला। तो लर्निंग फॉर एग्ज़ाम, रोट लर्निंग, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो बिल्कुल जो परीक्षा के लिए पढ़ना बिल्कुल भी नहीं,
और रूट लर्निंग यानी कि स्मरण आधारित शिक्षा बिल्कुल नहीं, वेदन और अभ्यास प्रैक्टिस एंड ड्रिल बिल्कुल भी नहीं, संप्रतीय समक्ष, ठीक है। तो NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोर्स देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली, कब बच्चे बहुत अच्छी तरह से कोई चीज़ सीखते हैं? ऑप्शन देखते हैं। थ्रू लेक्चर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, बिल्कुल भी नहीं, खाली लेक्चर देने से बच्चे नहीं सीखते हैं, ठीक है। बाय रिपीटेड मैकेनिकल प्रैक्टिस, तो बच्चा कोई रिपीट नहीं है, अगर वो जब हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट करेंगे ना तो वो चीज़ें हमको याद हो जाएंगी, हम उसको सीख नहीं पाएंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा। व्हेन दे आर एक्टिवली इंगेज इन टास्क एंड एक्टिव, जब वो खुद ही जो है किसी कार्य में या वर्क में इन्वॉल्व हैं तब, या अप्रोप्रिएट रिवार्ड आर ऑफर्ड एट एवरी स्टेप एंड द कंप्लीटेशन ऑफ द टास्क, तो कोई एकदम रिवॉर्ड दे के सिखाना, ये मतलब बिल्कुल भी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। तो जब बच्चे जो है एक्टिव रहेंगे किसी भी टास्क में, किसी भी एक्टिविटीज़ में खुद इंगेज रहेंगे, तभी उनकी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा राइट आंसर। और ये टैग वर्ड आप ध्यान रखिएगा, जहाँ भी बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा ना वही ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। इसको ट्रिक भी कह सकते हैं और सारे टीचर्स से बताते हैं, मैं भी आपको बता दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, गिविंग स्टूडेंट एक्सेस टू ए रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल एंड द स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट देयर लर्निंग इज ए वे ऑफ प्रमोटिंग, छात्रों को अलग अलग तरह का सामग्री का प्रदान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्व केंद्रित करने की स्वतंत्रता देना, ये किस विधि को बढ़ावा देने का कार्य करता है, ठीक है। बच्चों को अलग अलग सामग्री दे दीजिए और उन्हें कहिए वो मतलब खुद से वो जो है उसको निर्देशित करें, उसको सीखें, कुछ भी करें, वो किस टाइप के मेथड को, विधि को बढ़ावा देती है, ठीक है। या ये कौन सा इम्पोर्टेंट जो है वो प्रिंसिपल है या जो है मेथड है जिसमें बच्चे ये काम करते हैं। रोट लर्निंग है, बिल्कुल नहीं। कम्पिटिटिव लर्निंग है, बिल्कुल नहीं। डिस्कवरी लर्निंग है या लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन, लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं निर्देशात्मक अधिगम। तो ये निर्देशात्मक अधिगम विधि को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा है। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है अन्वेषित अधिगम, या जिसको कहेंगे डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, तो इसको बढ़ावा देने की या ये इस विधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है 2021 में 20 दिसंबर को जो CDP का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम 21 वाला लेके आएंगे और CDP का ऐसे मतलब 20 डेट वाला सारा सॉल्व करेंगे और ऐसे पर डे मैं एक सेट लेके आती रहूँगी 30 क्वेश्चंस के, तो वो मैं आपके कराती रहूँगी। और आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उसको जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो के साथ